हास्य की आवाज न्यूज चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व घंटी को दबाएं। हास्य की आवाज चैनल पर हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते रहते हैं, ऐसी राजनीतिक पर्सनैलिटीज से मिलवाते रहते हैं जिनका किसी न किसी क्षेत्र में बड़ा योगदान रहता है, विभिन्न मुकाम हासिल किए होते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, नेहा धवन, जो प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की वन ऑफ द पैनलिस्ट है। इनकी अचीवमेंट के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक महिला होते हुए इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स की हैं। ये 8 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमएससी फॉरेन साइंसेज, एमएससी एनवायरनमेंट और ह्यूमैनिटी ग्रुप्स की 6 और ऐसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां हैं इनके पास। आप एमफिल, आप 24 राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित हो चुकी हैं, जिनमें मुख्य रूप से बाबा भीमराव अंबेडकर अवार्ड, राष्ट्रीय नोबल अवार्ड, यंग अचीवर अवार्ड। यंग अचीवर अवार्ड ऐसा अवार्ड है जो यूथ को दिया जाता है, यंगस्टर्स को दिया जाता है, जो यूथ को अवेकनेस करने के लिए उनको नवाजा जाता है। इनको डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव पॉलिटिकल सोशल सिनेरियो इन पॉलिटिक्स अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिन्होंने एक ऐसी एनजीओ का गठन किया, अतुल्य धरा, 4 वर्ष से लगातार उस पर वर्कआउट कर रही है। अतुल्य धरा एक ऐसी एनजीओ है जो नगर में रिमोट एरियाज के अंदर पॉलीथीन मुक्त प्रदेश बनाने में अग्रणी भूमिका अदा करती है। ऐसी बहुआयामी प्रतिभा की धनी बीजेपी की नेता हमारे बीच हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, 17वीं लोकसभा का चुनाव का शंखनाद हो चुका है। हिंदुस्तान, भारतवर्ष विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र रखता है, जहां चुनाव एक उत्सव के रूप में माना जाता है। चुनाव बिल्कुल मुहाने पर है। हरियाणा प्रदेश एक एग्रीकल्चर बेस्ड प्रदेश है, जहां गांव के लोग ज्यादा रहते हैं, ग्रामीण अंचल के लोग ज्यादा होते हैं। उनमें जमहूरियत, डेमोक्रेसी की जागरूकता पैदा करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए, अपने मतों का अधिकार प्रयोग करने के लिए कैसे जागरूक किया जाए और बीजेपी किन इश्यूज पे चुनाव लड़ेगी, प्रदेश के अंदर किन इश्यूज पे लड़ेगी, ओवरऑल सेंटर में, केंद्र में क्या क्या इनके इश्यूज होंगे। एक ऐसी मल्टीपल पर्सनालिटी हमारे पास आज आई हैं, उनके साथ रूबरू होते हैं, उनसे बात करते हैं, वो बीजेपी के बारे में क्या सोच रखती है। चुनावी दंगल में सारा माहौल उतर चुका है, सभी पार्टियां चुनावी दंगल में आ चुकी हैं और बीजेपी की क्या क्या तैयारियां हैं, बीजेपी किन किन इश्यूज पे चुनाव लड़ रही है, मोदी जी क्या रिटेन करेंगे दोबारा, क्या महागठबंधन और मोदी जी का किस तरह नेक टू नेक कंटेस्ट होगा, सब कुछ इन्हीं के बारे में इनसे ही जानते हैं। आप हैं बहुआयामी प्रतिभा धनी, मल्टीपल पर्सनैलिटी, एक एनजीओ की प्रमुख, समाज सेविका, एक अच्छी सुलझी हुई राजनीतिक नेहा धवन। आइए इनसे एक छोटी सी विवाद बातचीत। नमस्कार नेहा जी, आपका हंसी की आवाज पर स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपने हमें अपना बेशकीमती समय दिया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। आप हमसे रूबरू हो रही हैं, जनता से रूबरू हो रही हैं। आप इतनी मल्टीपल पर्सनालिटी हैं, आपने 24 अवार्ड लिए, इतनी डिग्रियां हासिल की,
आप एनजीओ चलाती हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीति को एक बहुत ऐसे हे दृष्टि से देखा जाता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं नेहा जी, और कोई ऐसी छोटी मोटी बात करता है निचले स्तर की, तो उसे कहते हैं कि तू राजनीति मत कर। तो आपका राजनीति में आना एक्सीडेंटल हुआ या किसी उद्देश्य के साथ या किसी एम और ऑब्जेक्ट के साथ आप राजनीति में आए? सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी कि हाँसी की आवाज़, ये जो चैनल आपने लॉन्च किया है यूट्यूब पर और जो इससे जुड़ा एक अखबार हमारे सामने आ रहा है, आप सब बधाई के पात्र हैं। और ये रेगुलर जो इंटरव्यू का सेशन चल रहा है ये काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इसमें मुझे जगह देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। वेलकम। और आपकी जो कंडक्ट है इंटरव्यूज का, उसकी तो मैं हमेशा से कायल रही हूँ और आपको हमेशा मैडम ये बेमानी बात होगी कि मैं ऐसा नहीं हूँ, आप सीधे मुद्दे पे आइएगा कि मैं पूछ रहा था कि आपका राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ। आप इतनी मल्टीपल पर्सनैलिटी हैं, इतनी डिग्रीज हैं आपके पास, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, आप चाहे तो बड़े मुकाम पे पहुंच सकती हैं। आप कपिल शर्मा के शो में भी गई हैं, वो इतनी डिफरेंट, मैंने आपको एलिब्रेट किया, इतनी अचीवमेंट आपने हासिल की, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपने काम किया। तो लेकिन मैंने कहा कि राजनीति एक बड़ा हे दृष्टि से देखती है, तो उसमें आपने क्यों एंट्री किया, क्यों एंट्री मारी आप? बंसल जी, सामाजिक विषयों पर जो मेरा ज्ञान बढ़ा था, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रही थी 2007-2009 के बैच में, तो मैंने एमएससी में जब एडमिशन लिया तो वहाँ पर मेरा एनजीओज के वर्कर्स के साथ में काम जो आमना सामना हुआ और मुझे पता चला कि किस तरह से एक एनजीओ जो है वो समाज के जो दबे कुचले पिछड़े लोग हैं, जो मुख्य धारा में नहीं हैं, उनके लिए काम करती है। तो पहली बार सामाजिक विषयों में मेरा आमना सामना 2007 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हुआ। वहाँ पर मैं बहुत सारी एनजीओज के कार्यकर्ताओं के साथ एज ए वॉलंटियर काम करने लगी और मैंने समाज के उन विषयों को बहुत ही बारीकी से देखा कि किस तरह से महिलाओं की दशा है, गरीबी है, बच्चे अनाथ हैं, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और भरपेट खाना भी मुहैया कराना बहुत मुश्किल है। ऐसे परिवार हमारे आसपास हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनको हम चाहकर भी मुख्य धारा में कभी भी शायद ही कभी ला पाए। 2007 में जब ये विषय मेरे दिमाग में आया कि देश में हम चाहे कितनी ही तरक्की कर लें, हम एसी में घूम लें, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम लें, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा तबका पूरे देश भर में ऐसा है जो इंसानी रूप में होते हुए भी इंसान के पास जो अधिकार होते हैं वो उनके पास नहीं है, गरीबी रेखा से बहुत नीचे है, मौलिक अधिकार भी उनके हनन होते हैं, महिलाओं की दशा बहुत बुरी है, छोटी लड़कियों की, बच्चियों की दशा बहुत बुरी है, बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। तो ये सब देखते हुए मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हुए, मैंने एनजीओ में और काम करना शुरू किया। बहुत सारे के साथ बड़े बड़े जो हमारे समाज सेवी हैं दिल्ली में, मेरे डॉक्टर सुरेंद्र नाथ जी का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, जिनको हम फादर ऑफ फोरेंसिक भी कहते हैं इंडिया का। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। उसमें आपने पीजी भी की है? उसमें मैंने पीजी भी किया है। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी मुझे गाइड किया कि किस तरह से हम समाज में रहते हुए अपना करियर भी बना सकते हैं और हमारे समाज के पिछड़े लोगों के लिए, जो दबे कुचला वर्ग है, उसके लिए काम भी कर सकते हैं। ये तो रही सारी आपकी एनजीओज की बात। आपने एंट्री मारी पॉलिटिक्स में 2016 में। आपने बीजेपी ही को क्यों ज्वाइन किया? कांग्रेस भी है जो 60 साल राज कर चुकी है और ऐसी रीजनल पार्टी थी जहां अपना कैरियर बना सकती थी, तो बीजेपी को ही आपने प्रेफरेंस क्यों दिया? बीजेपी में ही एंट्री क्यों दी? 2016 से आप बीजेपी में डिफरेंट विमेन की जो प्रदेश महिला कार्यकारिणी के आप सदस्य भी हैं, फतेहाबाद की प्रभारी भी हैं, आपको विभिन्न दायित्व आपको सौंपा गया है, तो बीजेपी को ही आपने क्यों ज्वाइन किया? बीजेपी में क्या ऐसी खसूसियत देखी, क्या खास बात देखी? सोशल फील्ड में काम करने के बाद मुझे ये समझ में आने लगा कि जब तक हम पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसे इमोशनल लोगों को नहीं लाते जो भावनात्मक रूप से देश की जनता के बारे में सोचें, तब तक ये सुधार नहीं लाया जा सकता। देश में चाहे कितने भी एनजीओज क्यों ना चलने लग जाएं, कितने ही समाज से भी उनको फंडिंग करें या गवर्नमेंट भी उनको फंडिंग दे, मेरा ये मानना है कि एक ऐसा देश क्यों ना बनाया जाए जहां एनजीओज की जरूरत ही ना पड़े। एक ऐसा देश, एक ऐसा परिदृश्य क्यों ना हो जहां पर एनजीओ की जरूरत ही ना पड़े, हर वर्ग
बराबर का अधिकारी हो, हर व्यक्ति को बराबर के अधिकार मिले हों, सारी समानताएं हों। ये विषय जब मेरे दिमाग में आया तो मेरा राजनीति में एक जागरूकता मेरे मस्तिष्क में आई कि मुझे इस विषय में, इस फील्ड में एक बार देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीज़ सरकार के ऊपर निर्भर करती है। सरकार ही एजेंडाज लाती है, पॉलिसी लाती हैं। 2006 से ही मैंने दूरदर्शन का एक प्रोग्राम पूरी तरह से कंडक्ट किया था जिसका नाम था भारत निर्माण। 2006-07 से वो शुरू हुआ था और 2012-13 तक चला था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। मैंने प्रदेश में 450 गांव में मैं 19 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो हमें कवर करने थे उनकी मैं इंस्पेक्शन कमेटी की हेड थी। और जी, भारत निर्माण के कार्यक्रम को लेकर हम एवरी फ्राइडे 6:30 वो कार्यक्रम आता था जिसका प्रोडक्शन से लेकर और प्रोग्राम के वहाँ पर जाकर शूटिंग कराना और वो सब कार्य मेरे पास में था। तो उस दौरान मैं यमुनानगर के लास्ट गांव जो कि जंगल में है, जहां पर मुस्लिम आबादी है 100%, वहां से लेकर सिरसा के कालुआना गांव तक। मेरे मूल प्रश्न पे आइएगा। मैं बीजेपी थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगी आपका, क्योंकि आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं ये बात, हांसी की जनता को ये बात बताना चाहूंगी कि बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि नेहा धवन आखिर पॉलिटिक्स में क्यों आई। ये आपके माध्यम से मुझे मौका मिल रहा है सबको बताने का। जब मैंने यमुनानगर से लेकर सिरसा के कालुआना गांव जहां पंजाब और राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर लगता है, जब इन सब गांव में विजिट किया, 450 विलेजेस हरियाणा के, तो मैंने मूलभूत इश्यूज देखे कि हरियाणा के गांव में अभी भी क्या कमी है, किन पर कार्य हो सकता है। सरकार पॉलिसीज बनाती है तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से क्यों नहीं हो सकता है, वो लूप होल भी मुझे समझ में आए। जब ये सारी बातें देखने के बाद मुझे लगा कि आप मुख्य धारा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक आप ये बदलाव समाज में नहीं ला सकते। ये मेरा विषय था। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने राजनीति में आने का विचार किया। मैंने घर में बात की और आपको पता ही है समाज में हर एक परिवार का कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ कनेक्शन होता है। मेरे पिताजी पिछले 59 ईयर्स से, 59 सालों से संघ परिवार से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो लगभग 60 वर्ष का मेरे पिताजी का संघ प्रवेश है। तो हमारी परिवार की जो मान्यता थी वो भाजपा के साथ में बरसों पुरानी है और उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे परिवार से मुझे परमिशन मिला कि आप अगर राजनीति के क्षेत्र में कदम रखना चाहती हैं तो आप भाजपा के साथ कदम रख सकते हैं। अब आप राजनीति में आ गई, पूरी रूप से राजनीति के रंग में रंग चुकी हैं। आप वन ऑफ द प्रदेश प्रवक्ता के पैनलिस्ट में हैं, विमेन प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं, फतेहाबाद की प्रभारी हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव मुहाने पर है जी। एक तरफ चौकीदार है जी, एक तरफ राहुल जी हैं महागठबंधन के, एक तरफ प्रियंका गांधी जी हैं जी, एक तरफ अरुण जेटली जी, एक तरफ गडकरी जी हैं, एक तरफ अन्य महागठबंधन के साथ मायावती जी के साथ भी हाथ दो हाथ करने पड़ेंगे। बीजेपी को कहाँ खड़ा पाती हैं आप? बीजेपी क्या इस बार रिटेन करेगी या नहीं करेगी? महागठबंधन बराबर की टक्कर दे रहा है। राहुल गांधी जी केरला से चुनाव लड़ रही हैं, अमेठी से लड़ रही हैं, हर जगह जगह ऐसा पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है। आपकी पार्टी को नॉन सेक्युलर पार्टी बोला जाता है। ये सारे के सारे चौकीदार और आगे मैं नहीं कहूँगा कौन है, जो आवाजें आ रही हैं अपोजिशन से, सब आरोप लग रहे हैं। 5 साल में जो ऐसा हुआ 16 लोकसभा में जो सरकार बीजेपी की डिफरेंट एलिगेशन आपकी सरकार पर हैं कि ये फेंकू हैं, 15 लाख का वायदा किया और ऐसा जीएसटी को भी आपने झेलना पड़ा, डिमोनेटाइजेशन को भी झेलना पड़ा। तो कैसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स को कैसे झेल पाएंगे, कैसे रिटेन कर पाएंगे आप दोबारा से? देखिए, भाजपा और कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो दोनों की विचारधारा अलग अलग है। हर पार्टी अपनी एक मूलभूत विचारधारा के ऊपर चलती है। जो भाजपा की विचारधारा है वो देश को आगे बढ़ाने के लिए है। गरीबी रेखा से नीचे जितने भी व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाने की बात हम करते हैं और भारत की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। जो मूल तत्व है भारत का, जिसको आप हिंदुत्व कहें, हिंदू कहें, मूल तत्व जो है वो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की हम बात रखते हैं। ये हमारी मुख्य धारा है। अभी आपने खुद ही अपने प्रश्न में बताया कि महागठबंधन हो चुका है। गठबंधन और महागठबंधन में भी अंतर है, यानी कि सब लोग एक तरफ हैं और एक अलग सशक्त व्यक्ति मोदी या यूं कहें कि भाजपा वो एक तरफ है, एनडीए भी।
और एक तरफ सब लोग एक तरफ हो चुके हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि इस तरह की विचारधारा वहीं पनपती है जहां अपने आप को आप कमजोर महसूस करते हैं। कांग्रेस और बाकी लोग अपने आप को इतना सशक्त, सक्षम ही नहीं मान रहे हैं कि हम भाजपा के सामने 17वीं लोकसभा के चुनाव में अकेले खड़े रह सकते हैं। इसीलिए पिछले दिनों आपने देखा हरियाणा में भी गठबंधन की बातें चली और आप पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक केजरीवाल जी ने ये पूरी तरह से खुलकर बयान कह दिया कि अगर हम 3 पार्टीज जजपा, आप और कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में एक साथ मिलते हैं तो ही हम भाजपा को हरा सकते हैं, कुछ सीट्स निकाल सकते हैं। ये भी कहा कि कुछ सीट्स निकाल सकते हैं, पूरी भी नहीं, 10 की 10 सीट निकालने का भी मादा नहीं है उनमें, उन्होंने खुद ये बात खुलकर कही। तो अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय संस्थापक ये बात कहता है तो इसमें जनता तो रूबरू होती है, ये जनता तो समझती है। आज मीडिया का जमाना है, आप सब जानते हैं जनता कितनी जागरूक हो चुकी है। महागठबंधन शब्द का इस्तेमाल करने से ही पता चलता है कि वो कितने कमजोर हैं। मोदी जी फिर से रिपीट होंगे 2019 में, ये जनता जानती है, ये आप जानते हैं, ये मैं जानती हूँ। क्यों रिपीट होंगे या होने चाहिए? क्योंकि हमने मुख्य 3-4 बातें केंद्र में और प्रदेश में रखी थी। 15 लाख, परिवार 15 लाख नहीं आए। वो 15 लाख का विषय मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, आपकी पूरी टीम को वीडियो भेजूंगी कि वो 15 लाख किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा गया था। देखिए, कांग्रेस या किसी और पार्टी के पास मुद्दा क्या है? आपने मोदी जी और अमित शाह को हटाना है, एक ये मुद्दा नहीं। दूसरा मुद्दा कि भी जुमले और फेंकू हैं, कांग्रेस जुमलेबाज और फेंकू कहती है। मैं आप सबको यहाँ चैलेंज करती हूँ इस इंटरव्यू के माध्यम से। इंटरनेट का जमाना है, आपने देखना है कि कितने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पूरे देश भर में बांटे गए। आप इंटरनेट पे चेक करिए, आपको लिस्ट अवेलेबल मिलेगी। जब हम ई गवर्नेंस की बात हमारी सरकार लेकर आती है, ई गवर्नेंस की बात अगर हमारी सरकार लेकर आती है तो आप इंटरनेट पर चेक करिए। आप किसी भी विषय में जानना चाहते हैं कि हरियाणा में क्या काम हुआ, कर्नाटका में क्या काम हुआ, केरला में क्या काम हुआ, आप ई गवर्नेंस का फायदा उठाइए। क्योंकि पारदर्शिता की बात कही थी भाजपा सरकार ने, ई गवर्नेंस की बात कही भाजपा सरकार ने और उसको पूरा किया। हमारा ये वादा था, हमारे संकल्प पत्र में पारदर्शिता की बात कही गई थी और वो पारदर्शिता हमने आज तक अपने आखिरी कार्य तक भी हमने निभाया है। हमने ई गवर्नेंस की बात कही थी, ई गवर्नेंस हमने, देखिए आप आज हर सरकारी विभाग इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप किसी भी विषय में कोई जानकारी किसी विभाग की जानना चाहते हैं तो आप एक क्लिक के माध्यम से वो कार्य आप देख सकते हैं। कोई टेंडर, कोई एप्लीकेशन आपकी किस स्तर पर जा चुकी है और आगे उसे कहाँ पहुंचना है, ये सब भी आपका इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो आज ये बात कहना कि आपने क्या काम किया है, पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार ने क्या काम किया है, इस बारे में अगर आपको जानना ही है, अगर कांग्रेस को भी जानना है, तो मेरा उनसे ये अनुरोध है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करिए। ये फैसिलिटी हमारे ही संकल्प पत्र में थी और हमने ये पूरा किया। एक यही घोषणा जो हमारे संकल्प पत्र में थी जिसे हमने पूरा किया। दूसरी बात कि मोदी जी तो दोबारा आ ही रहे हैं। ये हर गांव का बच्चा, बूढ़ा, जवान, शहर का हो चाहे महिला हो, हर वर्ग ये बात बोलता है कि हम मोदी जी को रिपीट करेंगे। और आज हर प्रदेश में भी भाजपा की लहर मानी जा सकती है। वो काम से ही आती है, जुमलों से नहीं आती। आपको मैं 5 साल एक जुमला सुनाती रहूं तो एक दिन तो आपका एक जो मन के भाव, ये आपकी परसेप्शन हो सकती है, प्रेडिक्शन हो सकती है। नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उत्तरी भारत में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल का भी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं कि हाँ बीजेपी बहुत लूजर है। पहले से उत्तर प्रदेश में भी कम सीटें दिखाई जा रही है। साउथ में आप बेशक कुछ गेन करें। अच्छा, इसका सीधा एक है कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस करप्शन पार्टी मानी जाती है, लेकिन इतने बड़े आरोप लगते हैं, एलिगेशन लगते हैं, राफेल का है या रिलायंस को 30,000 करोड़ रुपया यानी कि मोदी जी के माध्यम से दे देना के आरोप लगाए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा। राहुल गांधी जी खुद के बोलते हैं चौकीदार, अगला शब्द मैं नहीं बोलूँगा, वो आप अपने जानती हैं, वो हैं। तो सब यानी कि बीजेपी वाले अपने आप को चौकीदार कहने लगे हैं। तो ऐसे में इतने बड़े आरोपों को झेल कर आप एंटी इनकम्पेंसी से कैसे बाहर आ सकती हैं? बीजेपी को कैसे रिटेन कर पाएंगे? आप एक सशक्त महिला हैं और सशक्त बीजेपी की एक नेता है, जरा बताएं। बंसल जी, एग्जिट पोल की स्थिति तो मैं जर्नलिज्म में रही हूँ, 16 वर्ष का मेरा जर्नलिज्म का अनुभव रहा है। मैं बहुत अच्छे से करीबी से जानती हूँ कि एग्जिट पोल की
असलियत क्या होती है। आप देखिए, चाहे कोई भी चैनल, मैं किसी भी चैनल का यहाँ नाम नहीं लेना चाहूंगी, चाहे वो राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स हैं, राष्ट्रीय चैनल्स में या हम राज्य के भी चैनल्स देखते हैं, जो एग्जिट पोल चलता है उसमें हम लोग यहाँ आई थिंक 4 लोग बैठे हैं, हम चारों में से कभी भी एक भी इंसान ने वोट नहीं किया होगा, मैं ये 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ। तो एग्जिट पोल जो चैनल्स चलाते हैं उनके पीछे क्या मंशा रहती है, ये मैं और आप अच्छे से समझ सकते हैं, उसको मैं सही नहीं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ चैनल्स कभी कभी भाजपा को आगे दिखा रहे हैं और कुछ चैनल्स कभी कभी स्ट्रैटेजी के तहत भाजपा को पीछे दिखाते हैं, ये कुछ गुमराह करने का थोड़ा मामला रहता है। दूसरी बात ये कि आपने प्रश्न किया था कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। और एलिगेशन इतने बड़े बड़े, देखिए विपक्ष का मामला है, एलिगेशन वो हमेशा लगाएगा, विपक्ष तो लगाएगा ही लगाएगा। हमारे पास में देखिए पिछले 5 वर्षों में विपक्ष में केवल कितने ही एलिगेशन के मुद्दे आए हैं, राफेल और पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कि आपने प्रूव नहीं हो सका सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पहली बात तो ये कि जो हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स जनता के सामने हम नहीं पेश कर सकते, ये हमें समझना होगा, सबको समझना होगा। दूसरी बात, कांग्रेस के सामने पूरे 5 वर्षों में केवल एक ही मुद्दा आया, राफेल का मुद्दा। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी को इनिशिएट करने वाले भी कांग्रेस ही थे और बाद में जीएसटी का विरोध करने वाले भी कांग्रेस ही थे। डीमोनेटाइजेशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखिए कि कोई भी कंट्री जब डीमोनेटाइजेशन का फैसला लेती है तो वो इंटरनल कितने मैटर्स होंगे जहां उन्हें हमारे देश भर में ऐसी कौन सी डुप्लीकेट करेंसी होगी और कितनी बड़ी मात्रा में डुप्लीकेट करेंसी होगी जिसके कारण हमें ये डीमोनेटाइजेशन का फैसला लेना पड़ा। इसके लिए तो एक मैं कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी के पास जितना करेज है वो इतना करेज कोई भी प्रधानमंत्री, पिछले जितने भी माननीय प्रधानमंत्री रहे, काला धन की आप बराबर बात करती हैं, काला धन आएगा, ब्लैक मनी डिमोनेटाइजेशन से वापस निकल कर डिमोनेटाइजेशन से तो जीडीपी इंक्रीज हुई। आप देखिए कि जब माननीय मनमोहन सिंह जी जब कुर्सी छोड़कर गए थे उस समय इंडिया की जीडीपी का रेट क्या था, 5 पर और 4 पे थी, और आज जीडीपी का रेट क्या है। इतनी डाउन जीडीपी जाने के बाद जब प्रोग्रेस होती है तो उसमें समय लगता है। डीमोनेटाइजेशन के कारण जो धन सबके घरों में रखा हुआ था, सबकी पॉकेट में रखा हुआ था, वो सारा धन बैंक में आए, जिसकी वजह से भारत जो है उसको निवेश कर पाया। निवेश करने के बाद हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई। ये तो आपके बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सीधे सीधे प्रदेश की बात जी, आप कह रही हैं कि अन्य पार्टियों को समझौते की जरूरत है। भाजपा ने प्रदेश में 8 यानी कि सीट्स डिक्लेयर कर दी जी, वो तो आपको भी मालूम है, जनता जनार्दन को भी मालूम है। रोहतक और हिसार जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, हांसी हल्के से बिलोंग करते हैं, हांसी पर भी आएंगे, ये स्टिल किसके लिए छोड़ी हुई है आपने? ये किसी से अलाइंस करना है क्या? अभी तो आप कह रही थी ना, आपने लोजपा से किया, वहाँ उसके आपने क्या नाम, शिवसेना से आपका समझौता है पुराना है जी, नितिन वो क्या नाम आपने बिहार के वो क्या नीतीश कुमार जी के साथ आपका अलायंस है। बिल्कुल। आपका वो जो मंत्री हैं, मुझे तस्वर में नाम नहीं आ रहा, बिहार के हैं, जो रामविलास पासवान से आपका समझौता है जी। हरियाणा में सुना जा रहा है कि आप अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है, 2 सीट इनेलो के लिए छोड़ी हुई है। कितना बेमानी बात है और कितना इत्तेफाक रखती हैं ये सारा रोहतक। बंसल जी, ये कहना तो उचित नहीं है कि भाजपा जी, ये कहना तो उचित नहीं है कि भाजपा को बैसाखियों की जरूरत है। भाजपा को बैसाखियों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रदेश लेवल पर हम पहले भी संगठन की तरफ से ये बयान हमारे सामने आ चुका है कि हम गठबंधन किसी के साथ नहीं करने जा रहे, हम अपने चुनाव जो है सभी सीटों पर लड़ रही है भाजपा और सक्षम है। जहां तक बात हिसार और रोहतक लोकसभा सीटों की है, समय है और मुझे नहीं लगता कि संगठन अपना समय नहीं लेकर जल्दबाजी में अपने उम्मीदवारों को डिक्लेयर करे। जो भी उम्मीदवार हिसार लोकसभा से और रोहतक लोकसभा सीट से आएगा, संगठन जिस पर भी मोहर लगाएगा, हमारे लिए व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती। भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं उन सबके लिए सिर्फ एक ही विशेष बात रहती है कि हमारा उम्मीदवार कमल का निशान है। नेहा जी, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी चली जाती हैं, स्टेट कार्यकारिणी की आप मेंबर हैं, वहां पर अमित शाह जी की एक स्ट्रेटेजी रहती है,
यहाँ प्रदेश की एक स्ट्रेटेजी रहती है कि दूसरी पार्टी के जिनमें विनिंगबिलिटी कैपेसिटी हो, पोटेंशियल हो, अपनी पार्टी में उससे तोड़कर अपनी पार्टी में नहीं आए, तो लगता नहीं कि भाजपा का कैडर बेस कल्चर बदल रहा है। और उनको पैरासूट से उतार दिया जाता है। जुमे अगर उनको एक महीना आपकी पार्टी में इंडक्ट हुए हो तो उसको भी शामिल करके उसको टिकट थमा दी जाती है। मुझे ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है और क्या है? बंसल जी, मुझे एक बात बताइए कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। बहुत सोफिस्टिकेटेड में बात कर रही हूँ मुझसे इस बात के लिए। तो अगर किसी शख्स को आज या कल इस बात का एहसास होता है कि वो भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए तैयार है जी, और उसके अंदर जीत की कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, उसके वो मास लीडर है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति भाजपा की विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए आग्रह करता है तो संगठन जो है वो सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात है। संगठन मजबूत होता है बाजुओं से, बाजुएं कम हो जाएंगी तो संगठन की मजबूती कम हो जाएगी। संगठन निरंतर ग्रो करेगा, इसीलिए ग्रो करेगा कि उसमें लोग जुड़ते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये संगठन कोई बहुत ही शिक्षित राजनीतिज्ञ मेरे सामने बैठी है। आज इनसे जानना हम एक 2 पर्सन और रह गए हमारे 2 पर्सन। राजनीति में जातीय समीकरण कितना फैक्टर है, कितना काम करता है, कास्ट एंड क्रीड। हम वैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब टिकट का आवंटन होता है कि 2 जाट खड़े हों, एक नॉन जाट को टिकट दे दी जाए ताकि पोलराइजेशन ना हो, एक नॉन जाट खड़ा हो, एक दूसरे कास्ट से खड़ा हो, तो ये क्या मायने रखता है? जो नहीं होना चाहिए। बीजेपी में तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपकी विचारधारा, लेकिन आप भी जातीय समीकरणों में बढ़ जाते हैं। कितना है कि किस एक्सटेंट तक ये पॉलिटिकल लोगों ने ये जात पात को बांट दिया है? जी, बात से इत्तेफाक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सिनेरियो बहुत ज़्यादा हद तक भाजपा संगठन जो है वो फॉलो करता है। बाकी बात यहाँ तक है कि जब हम प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो प्रदेश स्तर पर हम देखते हैं कि चाहे वो ग्रामीण इलाके हैं चाहे वो शहरी इलाके हैं, जनरल लोगों की हम विचारधारा की बात करें तो अभी तक यही सिनेरियो दिखता आया है कि वो जातिवाद को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखते हुए अपनी वोटिंग करते हैं। अभी तक का जो हमारा रहा है, 16 लोकसभा भी हो चुके हैं और इतने विधानसभा के इलेक्शन हम देख चुके हैं। लेकिन जनता की इस विचारधारा को देखते हुए कहीं कहीं अगर संगठन इस विषय में विचार रख लेता है तो वो गलत भी नहीं है। और दूसरा विषय ये है कि आने वाले समय में भाजपा संगठन भी यही सोचता है और मैं भी पर्सनली यही सोचती हूँ कि लोगों को, जनता को, हम सबको ये सोचना चाहिए कि व्यक्ति कैसा है और पार्टी की विचारधारा, किस पार्टी की विचारधारा को आपने सपोर्ट करना है, ना कि जातीय समीकरण के आधार पर अपने बहुत बड़े अधिकार का गलत इस्तेमाल। ये न्याय दमन का विचार हो सकता है, ये पार्टी का विचार नहीं हो सकता है क्या? ये पार्टी का विचार भी हो सकता है। समाज परिवर्तन की तरफ है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। ये दिन भी आएगा जब हम जातीय समीकरणों से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि आपने देखा है आजकल परिवार खत्म हो रहे हैं, आपस में परिवार जुड़े हुए नहीं है। आपका भी बहुत अच्छा मित्र, बहुत अच्छा साथी किसी और कम्युनिटी का हो सकता है, मेरा भी। तो ये परिवर्तन आएगा। नेहा जी, इसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है जी, और हरियाणा में 4.5 साल जो है सरकार, खट्टर साहब की सरकार, जो हरियाणी एक और हरियाणा एक, हरियाणा एक हरियाणी एक का नारा लगाते थे। 3 बार यानी कि विपक्षी लोग आपसे पूरा एलिगेशन लगाते कि 3 बार हरियाणा जला, जातीय दंगों से जला, जातीय विवादों से जला, और उसमें भाजपा की एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल नहीं देखी गई। खट्टर साहब की यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ है वो कमजोर शुरू में नजर आई। ये 3 बार ऐसा एलिगेशन लगता है, विपक्षी पार्टी लगाते हैं कि ये मजबूर और यानी कि बिल्कुल समझ जिसे कहें कि भी अनुभवहीन मुख्यमंत्री इन पर एलिगेशन लगते रहे हैं। जो 3 बार हरियाणा में ऐसा सिनेरियो देखने को मिला, राम रहीम का हुआ, रामपाल का हुआ, आरक्षण को लेके हुआ, जाट आरक्षण को लेके हुआ, हरियाणा बिल्कुल एकदम से थमसा गया था। तो उसके बाद हरियाणा की डेवलपमेंट कितनी हुई? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कहूंगी कि आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न रखा ताकि जनता इस विषय में जान पाए।
भ्रम में हम ये वाक्य शायद हम सब ने सुना होगा कि 3 बार हरियाणा जला उसकी जिम्मेदार प्रदेश की सरकार रही। ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा उठाया, मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा और सबको ये जागरूक करने का मौका मिलेगा। सबसे पहला विषय तो मैं ये लूंगी कि रामपाल जी का जो विषय था, गुरु रामपाल जी के विषय में अगर हम देखें, एक क्लोज सिस्टम के अंदर, 4 दीवारी के अंदर, और लाखों लोग, जो कोई मध्य प्रदेश से आया है, राजस्थान से आया है, और हम ये भी नहीं जानते कि उनको किस लिए बंदी बनाकर रखा गया है, अंदर बंदी भी बनाया गया है, ये वो अपनी इच्छा से हैं, और इतने हथियार उनके कैंपस के अंदर हैं। हमें सूत्रों के हिसाब से, सूत्रों के माध्यम से ये पता तो चल ही गया था सरकार को कि अंदर ये सिनेरियो है। उस सिनेरियो में अगर हम कोई ठोस कदम नहीं उठाते, जो कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त लिया, वो कदम अगर नहीं होता तो इससे ज्यादा तबाही हो सकती थी। आरक्षण। दूसरा विषय बाबा राम रहीम जी का रहा। बाबा राम रहीम के विषय में आप जानते हैं कि सेम बाबा रामपाल जी से भी भयानक स्थिति होती, क्योंकि उनके फॉलोअर बहुत ज्यादा है हरियाणा में, और जो शस्त्रों का मामला है वो उनके पास और ज्यादा है, उनका कैंपस बहुत बड़ा है, इसलिए उनको वहां से निकालकर पंचकुला तक लाना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था। ये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कूटनीति कहूंगी कि अगर वो ये कूटनीति नहीं चलाते तो बाबा राम रहीम जी को कभी भी हम उनके कैंपस से गिरफ्तार नहीं कर सकते। खुला छोड़ना आप कूटनीति मानती हैं? दंगा नहीं हुआ सर, भीड़ जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ पर मीडिया कर्मी को बहुत बार इतला किया गया था कि आप अपनी ओबी बैन यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि भीड़ कभी भी आक्रामक हो सकती है, लेकिन मीडिया कर्मियों ने उस सूचना को नहीं लिया समय पर, उसकी वजह से ये एक दुर्घटना घटी। अगर वो अपनी ओबी बैन वहां से हटा लेते तो ये दुर्घटना नहीं घटती। तीसरा विषय आरक्षण का रहा। आरक्षण के मुद्दे में आप जानते हैं कि जब नया परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में आया था, और पहली बार ऐसा परिवर्तन आया था कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बनी थी, तो सारे विपक्षी बौखला गए थे कि हमारी चौधर जो है वो खत्म हो जाएगी अगर मुख्यमंत्री जी की सरकार इनके कार्यकाल में सही रूप से चलती है, तो हमारी चौधर जो इतने वर्षों की हमारी चौधर है वो खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। वो बौखलाहट इस आरक्षण के रूप में मिली। आपने बहुत सारे वीडियो और ऑडियो जो प्रचलन में उस समय सारे टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट हुए थे इंटरनेट पर भी, आपने सुना था कि किस तरह से एक बहुत बड़े दल का बहुत बड़ा नेता सबको उकसा रहे हैं कि आप घर पर शांत क्यों बैठे हैं, आप घर पर चुप क्यों बैठे हैं। यानी कि जब युवा उद्दंड हो रहे हैं, उद्रवित हो रहे हैं, उस समय आप बड़ों की जिम्मेदारी बनती है उन्हें समझाने और शांत करने की, ना कि तेल में घी डालने की। तो जब विपक्षी इस तरह का काम कर रहे हैं, चारों तरफ से सोचना है, प्रदेश के हर इलाके में आप इस तरह से उस भावना को भड़का रहे हैं, एक नहीं आप सभी एक तरफ। नेहा जी, आपने सारी की सारी बात विपक्ष पर डाल दी, बड़ी चाणक्य नीति से आप थे, बड़े सावधानी से मेरे प्रश्नों का आप जवाब दे रहे हैं। जो सच्चाई है बंसल जी वो आप सबके समक्ष रख रहे हूँ, तो जनता लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से, मैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। आप हाँसी से बिलोंग करती हैं जी, हाँसी हल्के से बिलोंग करती हैं, एक सशक्त दावेदार भी मानी जाती है हम हाँसी की टिकट के लिए। आपका कैंडिडेचर भी हमारे पास, प्रोफाइल भी आपका बहुत बड़ा है, लेकिन हास्य की दुर्दशा का कारण क्या है? आप घूमती हैं, स्टे कैटल्स की प्रॉब्लम है यहाँ, स्टॉर्म वाटर्स की प्रॉब्लम है, यानी कि निकासी, पानी की निकासी में बरसाती पानी की प्रॉब्लम है, सीवर प्रॉब्लम है यहाँ, सफाई का बुरा हाल है यहाँ। 3.5 साल नगर परिषद का गठन हुआ, उसमें बहुत बड़ी राजनीति चली, वहाँ स्टे ऑर्डर्स मिल गया 872 ग्राम के, अब जाके कहीं थोड़ा लगना शुरू हुआ है, लेकिन सीवर पर भी अभी काम नहीं शुरू हुआ, आवारा पशुओं के काम नहीं शुरू हुआ। एक गौशाला बनाई थी, उसको बंद कर दिया नंदीशाला को। तो इसका कारण क्या मानती है आप? रेणुका बिश्नोई को मानती हैं या बीजेपी को मानती हैं कि यहाँ की एक विपक्ष की विधायक थी, उसको यानी ऑन नहीं किया सरकार ने, क्योंकि यहाँ बीजेपी का विधायक नहीं बना? ये तो बहुत बड़ा विषय है कि हाँसी की जो आज की स्थिति है उसको देखकर मेरे भी मन में एक हीस रहती है कि अगर मैं भाजपा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं प्रदेश स्तर पर अपनी बात रखती हूँ, तो मैं हाँसी की बात को भी वहाँ तक पहुँचा रही हूँ। ये मेरा मन की बात है जो मैं आप सबके सामने बता रही हूँ। कभी भी कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ मुझे हाँसी के इस दर्द को बताना पड़ता है तो नेहा धवन उससे पीछे नहीं हटती और मैं बेबाकी से बोलती हूँ ये बात। दूसरा विषय ये है कि हाँसी में हाँसी की दुर्दशा के लिए दिल धड़कता है। बिल्कुल धड़कता है,
बिल्कुल धड़कता है। अगर हाँसी के लिए मेरा दिल नहीं धड़कता तो अतुलनीय धारा की शुरुआत नहीं होती, पॉलिथीन मुक्त अभियान की शुरुआत नहीं होती, मैं समझ पा रहा हूं। रोड पर माइक लेकर गली मोहल्लों में रात को भी 8 बजे हमने अवेयरनेस कैंप किए हैं, वो नहीं होते अगर हाँसी की दर्द नहीं होता। जहाँ तक बात है रेणुका बिश्नोई जी की, जी, वो सब हालात हमारे सामने हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता विधानसभा है। में बहुत आवाज उठाती हैं, विधानसभा में बहुत पत्र लिखती हैं। मैं तो उनसे खुले इस मंच के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं उन्हें चैलेंज करना चाहती हूँ कि आपने जितने पत्र लिखे हैं कृपया एक बार किसी एक न्यूज़पेपर में उसकी फोटोकॉपी छपवाइए, नहीं तो मेरे एड्रेस पे पोस्ट कराइए। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी विधायक ने हमारे इस दर्द को कितनी बार विधानसभा में रखा है। मुझे आप बताइए, अगर आप RTI लगाकर उनकी अटेंडेंस चेक कराएं तो आपको पता चलेगा कि वो जुम्मा 3 या 4 बार विधानसभा के सत्र में गई हैं। उनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो विधानसभा सत्र में जा गरीबों की पाएं। आवाज भी सुनती है, रिमोट एरियाज में भी जाती हैं, बात करती हैं। ये तो आप जानते हैं अच्छे से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, वो बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखती होंगी, लेकिन मैं उनसे एक प्रूफ चाहती हूँ कि अगर उन्होंने विधानसभा में उन्होंने कहा कि हम महीने में 1 या 2 पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम पर मैं भेजती हूँ, तो मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि आप मुझे एक बार वो पत्र जरूर दिखाएं कि आप कौन सा दर्द हाँसी का मार रख रहे हैं। बहुत बड़ी विडंबना है हमारे हाँसी की कि रेणुका बिश्नोई जी का कार्यकाल पिछले 5 वर्ष हमें झेलना पड़ा। दूसरी बात, आपसी कलह क्लेश परिवार में रहता है, वो हमारी नगर परिषद में भी रहा, लेकिन अभी बहुत अच्छी बात है कि वो सुलझ चुका है, जिसकी वजह से विकास कार्य अब प्रगति पर है, शुरू हो चुके हैं। और हमारे भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा को यहाँ सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी अपने अपने स्तर पर मैं सब नाम आप जानते हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी बात को मुख्यमंत्री जी के सामने प्रदेश स्तर पर रखते आए हैं। मैं यही कहूँगी कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। अब ये सुधार का वक्त शुरू हो चुका है और हमें उम्मीद है और आस है कि आने वाला समय जो है हाँसी का भाजपा के साथ होगा, कमल के साथ होगा और विकास। बिल्कुल आखिरी प्रश्न पे आ रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब का हाँसी में रोड शो है, क्या आप उन रोड्स का भी हालात दिखाएंगे? उन रोड पे भी मुख्यमंत्री जी का काफिला चलेगा जहाँ इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, जहाँ स्टे कैटल्स हैं, आवारा पशु हैं, क्या काफिला वहां से भी गुजरेगा या उनको यानी कि बाहर ले जाकर उनको? इस बात को अगर हम इस तरह से समझ लें जो मैं बताने वाली हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चुनाव से पहले हाँसी में रोड शो किया ही इसीलिए जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के विचार ये होंगे कि हाँसी की स्थिति को मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर, वहां के लोगों से मिलकर बातचीत कर और वहां पर जो कार्य आगे करवाने हैं उसके लिए मैं आपके समक्ष आकर खड़ा हुआ हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी 12 तारीख को हम हमारी हाँसी की जनता से रूबरू होने के लिए आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं और उनको शायद वो अपनी प्रेजेंस से ये जवाब देना चाहते हैं कि मैं हाँसी की तरफ देख रहा हूँ, मैं हाँसी के विकास के लिए सोच रहा हूँ, मैं आपके लिए। मैडम यहाँ तो आप बड़ी एम्ब्रेस पोजीशन हो जाती है। क्या मुख्यमंत्री जी को आपके फीडबैक पर भरोसा नहीं है? क्या आप फीडबैक देते नहीं हैं? क्या छत्रपाल जी भी हैं, आप भी हैं, और नेता भी हैं, अशोक कनौजिया हैं, प्रवीण बंसल हैं, हिसार के विधायक भी हैं जो आते हैं, और यहाँ के प्रभारी जो मनीष ग्रोवर जी हैं, क्या उनको फीडबैक नहीं देते हैं? क्या हाँसी की दुर्दशा मैं बहुत मामूली सा एक एग्जांपल दूंगी, एक लाइन का, और आपको ये आपको सहमत होना पड़ेगा मेरी इस बात से। हर बात से सहमत। शुक्रिया। जब प्रिंसिपल या स्कूल की तरफ से बच्चे को एक नोटिस आता है कि आपको फीस भरनी है, तो बेटा कहता है कि पिताजी आप मेरे को पैसे देते, मुझे फीस जमा करानी है। और अगर पिताजी ये कहें कि बेटा मैं खुद जाकर आपकी प्रिंसिपल से मिलकर आपके स्कूल में फीस डिपॉजिट करा दूंगा, ये वही विषय है। हेड ऑफ द फैमिली मेंबर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। हम सब ने उनको यहाँ की दुर्दशा, यहाँ की जो पिछड़े हालात हैं थोड़े बहुत, वो उन सब के बारे में हमने अवगत कराया। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि मैं खुद स्वयं हाँसी के लोगों के साथ रूबरू होके उनको आश्वस्त करूं कि आप चिंता नहीं करें, हम आपके साथ। हाँसी की सीट को बीजेपी की झोली में डालो, ये जरूरी है। अगर बीजेपी की सीट नहीं निकलेगी हाँसी से, उनकी झोली में नहीं डलेगी, कमल का निशान नहीं जीतेगा, और अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार रहती है तो फिर से कोई ऐसा विधायक मिल जाएगा जो खाली हम जुमले उसके ऊपर फिट बैठते हैं, फिर उसको कहीं विधानसभा में नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर
भाजपा का विधायक नहीं हो, कैथल में भाजपा का विधायक नहीं है, लेकिन कैथल में विकास कार्य देखिए कितने हो रहे हैं। लेकिन हांसी की विधानसभा को रिप्रेजेंट करने वाला अगर सक्षम व्यक्ति जिसे हमने चुना था वो व्यक्ति ही अपने आप को फेल साबित कर दे तो उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। धन्यवाद नेहा जी। नेहा जी एक इतनी सीजन्ड राजनीतिज्ञ हो चुकी हैं, मैं इन्हें पॉलिटिकल सिनेरियो से ना देखकर इनको एक स्टेट मैन कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सब जवाब पतली गली से इन्होंने दिए, बड़े साफ वे से दिए। मैंने दूरदर्शा के बारे में पूछा, पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में पूछा, अलायंस के बारे में पूछा, इनसे सब कुछ इन्होंने बड़े साफ वे से किए। ये एक पत्रकार भी रही हैं, एक साहित्यकार भी हैं, एनजीओ से जुड़ी हैं, 24 अवार्डों से नवाजी गई नेहा धवन राजनीति में प्रवेश कर चुकी है, राजनीति के मायने बदलना चाहती हैं। इनके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा, मेरे लिखे को हर कोई समझ नहीं पाता, मेरे लिखे को हर कोई समझ नहीं पाता, मैं एहसास लिखती हूँ, लोग अल्फाज पढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, एक नए राजनीतिज्ञ के साथ, एक नए सामाजिक व्यक्तित्व के साथ। जुड़े रहिएगा हांसी के आवाज से, सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार, मैं राजीव बंसल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई शख्सियत के साथ।